भारत ने इस सरकार ने उच्च आदर्श स्थापित किए हैं। तो हमें सरकार से बहुत ज़्यादा संतुष्ट होना चाहिए कि हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन इस चीज़ का खंडन भी तो करना चाहिए, जो आके ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने मध्यस्थता कराई है। सरकार को खंडन करना चाहिए। मैं आती हूँ, खंडन करना चाहिए। उसको पता है कि जैसे अभी हर जगह ट्रंप की आलोचना हो रही है, कोई उनको आप उन पे जो मीम्स बन रहे हैं वो भी देख। हो सकता है आप इस चीज़ से नाराज़ भी हो जाएंगे। जी जी, करनी सेना की तरफ से कोई इस तरीके का बयानबाजी नहीं हुआ जो तलवारें लेके आप लोग आगरा यहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। उनके लेने का मौका था। नहीं, वो तो लेना है, आज नहीं तो कल ले लिया जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मेरे जब ये सवाल कर रहा हूँ तो मेरा पूर्वाग्रह आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। जी जी, सरकारें कुछ मौका गवा दे। नहीं, देखिए क्या होता है, देखिए सरकारों पर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो हम और आप यहाँ से हो सकता है बहुत इजी वे में लगता है कि अरे ऐसा होना चाहिए, मिसाइल लॉन्च करनी चाहिए और वो उड़ गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको 140 करोड़ जनता को भी बातों से नहीं मानते हैं। इनको समझाने वाला एक ही आदमी है, और वो अपने जो पापा जी बैठे हुए दिल्ली में मोदी साहब, उनको मैं पापा जी बोलता हूँ। अच्छा, क्योंकि वो अपने घर को नहीं संभाल रहे, पूरे देश को संभाल रहे। 22 अप्रैल के दिन देश के अंदर एक बड़ी घटना होती है जिसमें देश के आम नागरिकों को निशाना बनाया जाता है कश्मीर के अंदर पहलगाम में, और इसके बाद देश का माहौल काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाता है। देश विदेश में भारत के अंदर जो हुई घटनाओं का काफ़ी निंदा हुआ, कई सारे विदेशी मीडिया ने इसे कवर किया, लेकिन मेन जो देखा गया इस घटना के 15 दिन बाद जो हमारे सैनिकों ने जो अपना शौर्य दिखाया, उस घटना के बाद इस पे हम चर्चा करेंगे। जो ऑपरेशन सिंदूर रहा उस पे चर्चा करेंगे, हमारे सैनिकों का जो शौर्य रहा उस पे चर्चा करेंगे, और उन लोगों से चर्चा करेंगे जो वास्तव में इसके हकीकत से वाकिफ़ हैं। नमस्ते, मैं हूं मनोज चौहान और हमारे साथ में बैठे हुए हैं विनय सर, और हमारे मेहमान बैठे हैं जिनका परिचय थोड़ी देर में हमारे विनय सर देंगे। लेकिन आपको बता दें, इस घटना के बाद जिस तरीके से माहौल बना, राजनीतिक माहौल बना, कई सारी पार्टियां सामने आए और खुल के भारत सरकार का समर्थन की। उसके बाद जो विदेशी मीडिया में चलाया गया उस पे भारत की जो प्रक्रिया है, भारत किस तरीके से सोचता है, भारत का आम नागरिक किस तरीके से सोचता है, उस पे बात करेंगे। सर्वप्रथम जब देश के ऊपर कोई भी विपत्ति आती है तो ईश्वर को तो लोग ध्यान करते हैं, लेकिन जैसे कि आप लगातार देखते होंगे कि धरती के जो रियल भगवान जिनको कहा जाता है वो हमारे सैनिक यानी कि आर्मी मैन। आज हमारे बीच में कुछ ऐसे ही जाबाज हैं जो बॉर्डर पर उन्होंने वो काम किया, जो लोग ईश्वर से दुआ करते हैं, और समाज में भी कुछ लोग इस तरीके का काम करते हैं जो लोग हमारे बीच में आज मौजूद हैं। तो सबसे पहले हमारे बीच में मौजूद हैं मोरे सर, पैरा कमांडो से, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। दूसरा हमारे साथ में है किरण उपाध्याय जी, वायुसेना से। तीसरा CRPF से हैं विनोद सर, और करनी सेना भारत के गुजरात के प्रवक्ता हैं सुमित प्रताप सिंह। और जिस ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया, ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया, उसके पीछे का क्या कारण था, शायद देश विदेश दुनिया सभी उससे वाकिफ़ है। और कहीं ना कहीं उस ऑपरेशन सिंदूर की जो यहाँ पर एक मौजूदगी दिखा रही हैं वो है हमारी मैडम कुसुम पारेख जी, जो एक महिला मंडल से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे पहले जब बात आती है देश के ऊपर और जब चर्चा करते हैं तो वो एक बच्चा जो अपने एक परिवार में, चाहे वो गरीब भी परिवार हो सकता है, अमीर भी हो सकता है, उस परिवार में जब वो जन्म लेता है तो ऐशो आराम छोड़कर या फिर कोई अच्छा बिजनेस या नौकरी चुनने की बजाय वो देश के बॉर्डर पर जाने की सोचता है। और दुनिया का हर व्यक्ति जानता है कि बॉर्डर पर जाने के बाद किस गोली पे उस वीर जवान का नाम लिखा हो ये कोई नहीं जानता। उसके बावजूद भी उसके दिमाग पे, उसके जहन में ये चीज़ होती है कि मुझे अपनी देश की रक्षा करनी है। मोरे साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि किस तरीके का वो भाव रहता है जब एक युवा बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार होता है? एक्चुअली ऐसा है, भारत का हर एक जवान यही चाहता है कि मैं भारत देश की सेवा करूं। जैसा वो मैट्रिकुलेशन हो जाता है, पूर्वजों ने जो देश सेवा किया है तो उनके कभी ना कभी सुना रहता है कि हम भी भारत सेवा के लिए जाना चाहते हैं। तो एवं 10वीं पास होने के बाद वो सीधा कोशिश करता है कि मैं भी एक भारत का सैनिक हो जाऊं और भारत देश का सेवा करूं।
ये हर एक मतलब इच्छा रहती है। जब स्कूल चालू रहता है, स्कूल ख़त्म होता है तो पास पड़ोस या कोई रिश्तेदार या परिवार में कोई रिटायरमेंट फौज से आया रहता है तो उनके साथ बैठने का और उनसे बातचीत करने का, तो उनके खून में भी यही हमेशा रहता है दिमाग में कि भाई हम भी भारत देश के जवान बनेंगे और भारत देश की सेवा करेंगे। जी किरण जी, बॉर्डर पर जब जवान रहता है किस तरीके की गतिविधियां होती हैं, किस तरीके का इनका दिनचर्या होता है? 24 घंटे की जो ड्यूटी होती है, यानी कि एक जवान को शायद 24 घंटे आँख भी ऐसी लगानी होती है, यानी कि इस नींद में सोना होता है कि अगर एक कंकड़ की भी आवाज़ आए तो उसको जागना होता है। किस तरीके का माहौल रहता है बॉर्डर पे, और जब जवान वहाँ पर रहते हैं तो किस तरीके से वो अपनी ज़िंदगी को वहाँ पर व्यतीत करते हैं? जय हिंद। सबसे पहले तो जवान अपने आप को मानसिक रूप से तैयार करता है। एक तो उसका दिमाग एक घर पे रहता है, एक माँ के पास, अगर शादी हो गई तो बीबी के पास, बच्चे हो गए तो बच्चे के पास, और उनको सबको संभाल के उसको अपने देश की रक्षा के लिए 24 घंटा तत्पर रहना पड़ता है। रात को ड्यूटी रहती है तो रात को भी मच्छरों से तकलीफ, कुछ तकलीफ और तकलीफ, बहुत तकलीफ़ें आती है, उसको बता नहीं सकता। जो नैसर्गिक जो आपदा है ना, उससे भी तकलीफ आती है उसको। ज़्यादा बर्फ़ गिरने से, सर्दी लगने से आँखों को तकलीफ होती है, आँखें लाल हो जाती है, सांस का ऑक्सीजन कम हो जाता है, बहुत तकलीफ़ों से उसको जूझना पड़ता है। 24 घंटा कैसे निकालना है, फिर बॉर्डर पे ड्यूटी भी देना है, सामने दुश्मन को भी देखना है, उसी इसमें अपनी नींद भी पूरी करना है, फिर खाना भी खाना है रात को। फिर उतनी नींद उसको मिली तो ठीक, नहीं तो फिर तकलीफ में तकलीफ। और इसके बीच में फिर वो थोड़ा सा अपने आप को संभल लेता है कि भाई ये मेरे को करना ही करना है, ना तो मैं घर पे जा सकता हूँ ना उस साइड जा सकता हूँ, बीच में। तो उसको करना ही करना, उसका कर्तव्य है ये, उसी के लिए वो भर्ती होता है। और घर की एक हालत, उसकी गरीबी उसको ये सब करवाती है। उसको देश की रक्षा करता है तो देश भी उसके घर की रक्षा करता है, उसके घर वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जय हिंद। ठीक है, विनोद सर हैं। सर, एक तो हम अभी नॉर्मली बात कर रहे हैं, एक सैनिक का दिनचर्या क्या होता है, वो किस तरह का भाव होता है। देश के अंदर कई सारे ऐसे ट्रेजेडी हो जाती हैं, घटनाएं हो जाते हैं, इसके बाद तुरंत तैयार होना कितना मुश्किल होता है एक नॉर्मल ड्यूटी से, और कोई घटना हो जाता है वहाँ पे जाने में किस तरह का माहौल बनता है, या कुछ बदलाव होते हैं आर्मी में? जय हिंद। मैं सीआरपी में नौकरी किया हूँ, और सीआरपी में जो है इस प्रकार से होता है कि ये किसी भी प्रकार का जो है आदेश ऊपर से आते हैं। ऊपर से आदेश आने के बाद में जिस प्रकार का आदेश होगा उसको उसी प्रकार से, ये नहीं है कि मुझे आदेश मिल गया अभी आपको जाना है तो हम उसके लिए वेट करेंगे कि हम अभी नहीं जाएंगे बाद में जाएंगे। जाना है तो जाना है। ज़्यादातर हम लोगों का काम जो है सो आंतरिक सुरक्षा। भारतवर्ष के अंदर कहीं पर भी आंतरिक सुरक्षा जो होती है, सीआरपीएफ जी, पैरामिलिट्री फोर्सेज जितनी है उसकी आंतरिक सुरक्षा का काम होता है। हर एक जिसमें कई प्रकार के पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, सीआरपी है, बीएसएफ है, आईटीबीपी है, सीआईएसएफ है, तो सभी का अलग अलग वर्क है, और ये सब जो है आंतरिक करते हैं। यदि ऐसा विपदा आने पर हम कंधे से कंधे मिला करके सैनिक के साथ भी काम करते हैं। ठीक है, हमारे साथ में कर्णी सेना भारत के प्रवक्ता जी हैं, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि हमारे सैनिकों का जो शौर्य है वो किसी से छुपा नहीं, सिर्फ भारत में नहीं पूरी दुनिया ने देखा। वो रात, वो क़यामत की रात जब हमारे सैनिक कहर बरसा रहे थे उस आतंकियों के ऊपर, लेकिन कर्णी सेना भारत के प्रवक्ता के तौर पे सुमित प्रताप राणा को क्या लगता है, संतुष्ट है आप? मौका था पीओके लेने का। पहले तो बहुत धन्यवाद करूंगा और भारत माता की जय। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मैं खुद भी एक आर्मी फैमिली से बिलोंग करता हूं। मेरे फादर इज़ अ 64 ब्रिगेड
मेरे छोटे भाई जो है वो गढ़वाल राइफल्स में, मेरी बहन तक सीआरपीएफ में देश की सेवा कर रही है, और मेरा जो छोटा भाई एक था वो आपका जैसे बताया उन्होंने मार्कोस मुंबई 26/11 जो हुआ था उसमें भी वो था। तो मेरी पूरी फैमिली डिफेंसेस से रही है और मैं जानता हूँ कि डिफेंस में क्या रूल है, कैसा डिसिप्लिन है और कैसे क्या है। तो मैं तो बता रहा हूँ आपको, कश्मीर से कन्याकुमारी तक हमने जो है पढ़ाई करी। कहते घाट घाट का पानी पीना, तो हमारी क्या है, मैं आपको मालूम है मैं बहुत सी लैंग्वेज बोलता हूँ, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, मलयालम, पंजाबी, हरियाणवी। तो ये वहाँ से मुझे संस्कार आए, क्योंकि उस जो देश की सेवा करते हैं सबसे बड़ी बात कि उनको सबको एक साथ वहाँ रहते हैं और अब बिल्कुल कहते हैं ना जैसे कि उन्होंने अपनी हर चीज़ को, परिवार को बिल्कुल निछावर करके देश का सेवा करते हैं। और मैं ऐसे लोगों को आपकी टीवी के माध्यम से यहाँ पहले सैल्यूट करना चाहूँगा। एक बार जोरदार तालियां बोलना चाहिए जो दर्शक बैठे हुए हैं, जो सामने देख रहे हैं। इन वीरों की वजह से आज हम यहाँ सुरक्षित बैठे हैं, क्योंकि भारतीय सेना अगर बॉर्डर पर लड़ती है तो कर्णी सेना हो सकता है कि देश में कहीं ना कहीं लड़ रही है। तो मैं आप सबका बहुत अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ अपनी कर्णी सेना और सालासर न्यूज़ की तरफ से। हमारी बहन बेटी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। अब जो है मुद्दा, अब आप बताइए मैं क्या पूछ रहे थे। क्या संतुष्ट है आप? संतुष्ट लेने का मौका था? नहीं, वो तो लेना है, आज नहीं तो कल ले लिया जाएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। क्योंकि मैं जब ये सवाल कर रहा हूँ तो मेरा पूर्वाग्रह आप लोग अच्छे से समझ रहे हैं। जी। सरकारें कुछ मौका गवा दी। नहीं, देखिए क्या होता है, देखिए सरकारों पर भी एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और वो हम और आप यहाँ से हो सकता है बहुत इजी वे में लगता है कि अरे ऐसा होना चाहिए, मिसाइल लॉन्च करनी चाहिए और वो उड़ गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री माननीय यशस्वी नरेंद्र मोदी जी हैं, उनको 140 करोड़ जनता को भी देखना है। और हम अगर डायरेक्टली वहाँ पे हुआ ना ऑपरेशन सिंदूर, कितना अच्छा हुआ, 1 नंबर हुआ। और मैं तो कहता हूँ कि ऐसे कई ऑपरेशन होने चाहिए। और ये डायरेक्ट रक्षा मंत्री जी ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री ने स्पष्ट कह दिया कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उस भाषा में जवाब दिया जाएगा। तो ये भारत की जो पब्लिक है वो बिल्कुल कतई निश्चिंत हो जाए, बिल्कुल परेशान ना हो। कहते हैं ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए हमारी जल सेना, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, सब सेनाएं तैयार हैं, और साथ साथ में कर्णी सेना भी तैयार है। अगर उनके समर्थन की कहीं ज़रूरत होगी तो कर्णी सेना भारत भी जाके उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाएगी और मुँह तोड़ जवाब देने का काम करेगी। ठीक है, सुमन मैडम है, खास करके जब कुसुम मैडम, मैं माफ़ी चाहूँगा, कुसुम मैडम है। जब देश के अंदर एक घटना हुई उसके बाद एक फुटेज आता है जिसमें वो दिखाया गया, जो महिलाएं आ रहे थे उन्होंने बोला था कि सिर्फ पुरुषों को ही टारगेट किया गया, और उसमें ये भी बताया गया कि तुम जाके मोदी को बता देना। फिर इसके बाद मीटिंग होती है, सर्वदलीय मीटिंग होती है, जो भी इंटरनली प्लान होता है देश के अंदर, फिर ऑपरेशन सिंदूर रखा जाता है। महिलाओं को, भावनाओं को देख के रखा गया ऑपरेशन सिंदूर, जो सुहाग से रिलेटेड है। क्या फील कर रही हैं महिलाएं देश की इस समय? ऑपरेशन सिंदूर से संतुष्ट हैं? क्या बदला ले लिया गया है? सबसे पहले वंदे मातरम, इस मंच का बहुत बहुत आभार जिन्होंने मुझे मौका दिया, और आज मैं इन बड़ी हस्तियों के साथ यहाँ बैठी हूँ। मेरा भी शुरू से ये सपना था कि मैं भी देश की सेवा करूँ, लेकिन परिस्थिति ऐसी बनी, मैं वहाँ नहीं जा पाई, एक अलग केस है। तो आपने जो सवाल पूछा उस पर आती हूँ अभी। उस समय उन्होंने जो अटैक किया भारत पे, वो एक तरह से भारत की रीढ़ पे था, क्योंकि स्त्री समाज मान लो वो एक समाज, किसी भी देश की रीढ़ होता है। और उन्होंने जो हमारी संस्कृति पर एक तरह से सबसे बड़ा प्रहार संस्कृति पे था, राजनीतिक प्रहार भी था वो, और सामाजिक प्रहार भी था। सबसे बड़ा उनकी नीति ये थी कि भारत को तोड़ा जाए। तो जैसे ये उन्होंने अपनी 2-3 फ़ोटो भी देखी है, वो लड़कियां छोटी छोटी हैं जो शादियों के गई हैं, वहाँ बैठी हैं वो, और वो भावनात्मक रूप से उनको टॉर्चर करके कि मोदी को जाके कह दो। तो उनको ये नहीं पता था कि वो नारी शक्तियाँ हैं, वो कहेंगी तो मोदी जी जो शिव का तांडव होगा, उनको समझ में नहीं आ रहा था उस समय कि वो तांडव कैसा होगा। तो उन्होंने मोदी जी को कह भी दिया, मोदी जी ने वो संदेश भी प्रेषित अच्छी तरह अपने अंदर लिया, और उसके बाद जो हुआ ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन सिंदूर को हम लोग केवल इतना एक सांस्कृतिक रूप से तो नहीं देख सकते, उसके साथ तो राजनीतिक परिप्रेक्ष्य बहुत बड़ा है, कि उन्होंने जैसे अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को भी बड़ा संदेश दे दिया कि भारत को इतना कमज़ोर मत समझना कि तुम इसके
धर्म के आधार पे यदि तुम प्रहार कर रहे हो तो ये टूट जाएगा, और संस्कृति के आधार पर प्रहार कर रहे हो, जो कि हर औरत का अपना पति बहुत ऊंचे स्तर पर रखा है उसने, उसको तुम चोट पहुंचाओगे तो वो शांत रह जाएगी, क्योंकि वो शक्ति के नव रूप में आगे आएगी। और सामाजिक रूप में भी देखिए, हम लोग चाहे हम अंदर कितने भी लड़ लें, लेकिन जब देश पे संकट का समय आता है तो अपना एक भी वर्ग, चाहे वो कोई भी वर्ग का हो, वो चुप नहीं बैठता। ऊंचा नीचा जाति पाति सब भूल के हम लोग देश के लिए खड़े हुए। यहाँ तक कि कश्मीर में भी लोगों ने हमारा साथ दिया, सरकार का समर्थन किया, और जिन लोगों ने जो एकदम एंटी रहते थे उन्होंने भी उस समय समर्थन दिया है। तो ये मोदी जी की या वर्तमान सरकार की हमारी बहुत बड़ी जीत थी, और जो सेना के हाथ मोदी जी ने इस बार खोले हैं वो सबसे बड़ी हमारी उपलब्धि रही है कि उन्होंने तीनों सेनाओं को बोल दिया कि आप लोग अपनी जिस तरह अपना चाहते हो अपनी तरफ से एक्शन लीजिए। तो जो ऑपरेशन सिंदूर के अंदर राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो सारे महत्व छिपे हुए थे, वीरता का, शौर्यता का, सहिष्णुता का, वो सारे उनको दिखा दिए। और ऐसा नहीं कि बहुत लंबा खींचा, उनको बाउंड्री भी पता थी अपनी कि हम लोग इतनी बाउंड्री में काम करेंगे तो हमारा काम हो जाएगा। तो दुश्मन को संदेश भी दे दिया और अपनी शक्ति का परिचय दिया। ठीक है, हम किरण सर से जानना चाहेंगे, हमारे सैनिकों का जो शौर्य है वो कभी किसी से छुपा नहीं है, लेकिन क्या राजनीतिक प्रभाव रहता है इन सब चीज़ों पे? सरकारें कोई भी हो, हमारी सरकारें आज से नहीं, बांग्लादेश के टाइम पे भी हमने लड़के दिखाया, कारगिल में भी लड़के दिखाया, तो सरकारें कोई भी हो, लेकिन क्या राजनीतिक प्रभाव रहता है इस हमारे सैनिकों के ऊपर? कुछ पड़ता है? नहीं, मैं समझने का कोशिश कर रहा हूँ, खास करके आम जनता को भी आप लोगों के माध्यम से समझाने की कोशिश कभी नहीं। मैं इतनी सर्विस किया, मेरे को पता चल गया। जब कांग्रेस के टाइम पे बात अलग थी, उस टाइम में क्या थोड़ा सा प्रेशर रहता था। हाँ, अभी बिना प्रेशर से, हाँ भाई तुम अपना काम करो, तुम्हारे को एक बार बोल दिया, काम खत्म करो। बार बार मैं कुछ पूछने को, सर मैं ऐसा करूँ, सर मैं ऐसा करूँ, तब तक तो 2-3 आदमी तो और ठोक देंगे। अच्छा, पहले मैं उनको ठोक दूँ ना, अगर पहले मैं उसको रगड़ दूँ, बाद में सर आपको मेरे को क्या करना है वो देख लेंगे। फिर राजनीति, जब आप ऐसे टाइम पे राजनीति आती है ना, तब ऐसे कांड हो जाते। राजनीति नहीं आना चाहिए, आपको छूट दे दिया तो फिर आप अपने हिसाब से काम करोगे। मैं क्यों टांग लड़ाऊं बीच में आपके? फिर सबूत मांगो, फिर इनको सबूत दो। ये बड़ी चीज फिर इनको रात को 1 बजे सबूत दे दिया ना, 1 बजे सबूत दे दिया 23 मिनट के अंदर, 23 मिनट। वर्ल्ड के अंदर, इतिहास के अंदर ये पहली घटना ऐसी है कि 23 मिनट में पूरा सिंदूर का मतलब उस देश को, जो देश सिंदूर मांग में कभी भरता नहीं, उसको बता दिया मिसाइल से कि भाई हम ऐसी मांग भरते हैं। साथ में खेलने की कोशिश नहीं, हम मांग जो हमारी उजाड़ी है, जो सिंदूर की जो आइडियाज है जो निकला, तो एक मिसाइल से खत्म कर दिया। अभी थोड़े दिन में वो भी सिंदूर लगाना चालू कर देंगे। समझ गए? इनको लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, इनको समझाने वाला एक ही आदमी है, और वो अपने जो पापा जी बैठे हुए दिल्ली में मोदी साहब, उनको मैं पापा जी बोलता हूँ। अच्छा, क्योंकि वो अपने घर को नहीं संभाल रहे, पूरे देश को संभाल रहे। गाली देने वाले तो बहुत है, पीछे से बहुत गाली देंगे, थोड़ा सामने जाके गाली दो ना उनके। इंटरनेशनल प्रेशर रहता है? नहीं, कुछ नहीं, कभी नहीं। इंटरनेशनल रिलेशन को भी देखना, मेंटेन करना पड़ता है। नहीं, जैसे कोई नहीं, बिंदास बयानबाजी कर रहे हैं अपने देश कुछ में, नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं रहता, कोई नहीं, कभी नहीं। मैं रात को 1 बजे 4 बार उठ गया, मैं मिसाइल गिरी कि नहीं करके मैं देख रहा था। तब तक तो मेरे को नींद आ गई। फिर थोड़ी देर के बाद फिर उठा, फिर देखा, अरे मैं गिर गए। तो मेरे दिल को इतनी ठंडक पहुंच गई ना, कल अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी चल जाएगा साहब। संतुष्ट हैं? एकदम परफेक्ट, एकदम मजा आ गया। पीओके लेना है या बलूचिस्तान? पीओके अपने आप आ जाएगा, आपको घुसने की जरूरत ही नहीं उधर, वो पब्लिक ही इधर घुस जाएगी। अच्छा, पब्लिक ही आ जाएगी, आपको एक गोली चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वही पूरा संभाल लेगी पब्लिक। जय हिंद। ठीक है, विनय सर हैं, तो सवाल को कंटिन्यू करेंगे। सर, थोड़ा आपसे भी समझना चाहेंगे, क्या आप भी संतुष्ट है या देश के सैनिक जो है वो संतुष्ट है, या पीओके लेके ही रहेंगे, या ये मानना ही नहीं है कि पीओके उनका है, सीधे
भारत का हिस्सा मान लिया जाए अभी उसको? ये तो पहले से पीओके है, वो अपना ही है, लेकिन इसके लिए कोई तड़ेसोड़ जवाब नहीं मिला। तो इस बार जो मोदी जी ने कदम उठाया वो पीओ को अपना हो ही गया है। इसमें खाली देरी है कि अब उसमें अटैक करने का। पीओ को लेना बड़ा बात नहीं है। अभी उनको एहसास हुआ पीओ को बलूचिस्तान भी ले जाएंगे। क्यों ना उनके दुखती नस पे हाथ रखा जाए, बलूचिस्तान पे जाएगा। क्यों उनको 23 मिनट में ऐसा याद दिलाया है कि तुम्हारे घर में आके तुम्हारे जितने भी थे वो बर्बाद किया है। ब्रह्मोस मिसाइल चला के टोटली इनका एयरफील्ड बर्बाद किया है। तो उनको एहसास हुआ कि भाई अभी ये अपने इसमें नहीं है, ये बलूचिस्तान भी लेंगे और पीओ को भी ले सकते हैं। तो उसके बाद ये लोग फिर पॉलिटिक्स खेलना शुरू कर देते हैं। थैंक यू। ठीक है विनोद सर, ने पैरामिलिट्री जो है उनका काम हमने समझ लिया अच्छे से। ठीक है, वो जो है पूरे देश के हर एक नागरिक, एक चीज़ तो है कि देश का जो सैनिक है वो कभी रिटायर नहीं होता। जब तक है रिटायर के बाद वो सिर्फ नाम के रिटायर, लेकिन अपने कर्म से रिटायर नहीं होता। लेकिन ज़रूरत पड़ने पे इस तरह की घटनाएं होते हैं। क्या फील करते हैं जो घर पे बैठे हुए रिटायर आर्मी हैं? क्या उनका भी मन होता है कि हम भी उठाएं और बंदूक वहाँ पे पहुँच जाए या फिर जाके लड़ जाए? क्या क्या माहौल होता है, क्या भावनाएं आती हैं आप लोगों की? भावना तो बिल्कुल ही आ जाता है। जब सामने से देखता है तो उसे जितना वो पहले जब सर्विस के दौरान में नहीं होता, उससे भी ज़्यादा उसको यहाँ आने के बाद में महसूस होता है कि कल हम जाएं वो आज ही चले जाएं। मुझे किसी प्रकार का आदेश मिलना चाहिए। आदेश यदि उनके लिए हो जाए वो तो कभी भी तैयार रहते, कहीं पर भी, किसी गांव में है, शहर में, किसी भी जगह पर है, वो बिल्कुल ही रेडी हालत में है। उनको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है और वो चल देंगे उनके साथ। और साथ में जाने के बाद में कंधे से कंधे मिला करके, कदम से कदम मिला करके वो आगे बढ़ कर के काम करेंगे। सवाल ये था, मैं थोड़ा सा इसको और बढ़ा देता हूँ। क्या संतुष्ट हैं अभी देखिए, या जो अभी समझौता हुआ सीज फायर पे मान गई है भारत सरकार? क्या लग रहा थोड़ा और वेट करना चाहिए था? नहीं, इसके लिए मैं अभी देखिए इनको दीजिए। हेलो, हाँ बोलिए। जय बोलिए सर। कुछ दिन और वेट करना चाहिए था, एक हफ्ते और थोड़ा सा दिखाना चाहिए था। भारतीय सैनिक जो उनके शौर्य को थोड़ा सा और दिखाने देना चाहिए था। पाकिस्तान को समझ में आना चाहिए था वास्तव में जो धमकी देते हैं, उनको समझ में आ जाना चाहिए था। एक मिसाइल जाके कराची में गिरना चाहिए था और एयरफोर्स फ्लावर होगा, 9 जगह गिरा ही दिया। थोड़ा 2-4 और गिरा देते तो थोड़ा ठीक ही रहता। इतना तो अपना खर्चा किया, 2-4 रुपए और थोड़ा खर्चा करते तो मजा आ जाता। सरकार के जल्दबाजी हो गई। नहीं, जल्दबाजी नहीं हुई इसमें, ऐसी बात नहीं थी। कोई भी अपन ये ऐसे काम जो होते ना, तो जो मेन आदमी जहाँ पे बैठता है उसको बहुत सोचना पड़ता है। ऐसा नहीं कि मैं एक झपट मार दिया, आपने मेरे को मार दिया, हाँ सॉरी यार गलती हो गई मेरे से, ये माफ़ी वाला खेल नहीं है। तो बहुत माफ़ी कर लिया इनको, माफ़ करते करते हम थक गए एकदम। मैं 60 साल का हो गया माफ़ करते करते, समझ, बहुत माफ़ किया। 2 दिन और रुकना चाहिए था, 2-4 दिन। थोड़ा 2 दिन का, थोड़ा 23 मिनट का, थोड़ा सा 50 मिनट कर लेते ना, ठीक रहता। 60 मिनट कर लेते, सेकंड कर लेते, कितना सेकंड, 23 मिनट क्या होते सर? आप कोलगेट करते हो, नहाते हो, तब तक तो 23 मिनट हो जाते। 23 मिनट पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाया हमारे सैनिकों को। बर्दाश्त मतलब करने ही नहीं दिया। अभी वो नींद भी नहीं आती, उनको नींद भी नहीं आती होगी रात को, कहाँ से आके गिर जाएगी। भरोसा, अभी उनको भरोसा हो गया कि ये कुछ भी कर सकते। हमारे सैनिक संतुष्ट हैं। सैनिक अभी भी, सैनिक का गोला बारूद खत्म नहीं होता तब तक वो संतुष्ट नहीं होंगे भाई। अभी बचा हुआ है, उसी झटके में निकाल देते, नया और लेके आते। क्या होता आपको, कितना तकलीफ होती, क्या होता बताओ? 2 रोटी ज़्यादा आप खा लेते तो भी आप संतुष्ट नहीं हो, और 2 रोटी खा लो, नहीं मज़ा नहीं है। ये होता है सैनिकों का हौसला। ये जब हम संतुष्टि की बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से सर बता रहे हैं, हम तो संतुष्ट कभी नहीं होते हैं। जो 23 मिनट चला उसको 50 मिनट कर देते हैं। 23 मिनट ही पाकिस्तान बर्दाश्त नहीं कर पाया। 50 मिनट होता तो क्या होता? जो हल्ला मचा रहे थे पाकिस्तान के जो प्रधानमंत्री हैं, हमने ये कर दिया, उनके 2 ही दिन में 2 तरीके के बयान आते हैं। एक बार जाके बोलते हैं कि हमारे सैनिक के पीछे हट रही हैं, दूसरे दिन वहीं लाहौर में जाके उनके
देशवासी पता नहीं किस तरीके से भाषणबाजी करते हैं, फिर वहाँ पे जीत की खुशी मनाते हैं। क्या सरकारें हैं वो, और क्या वहाँ के लोगों की सोच है। और एक भारत की सरकार जो कम बोल के भी काफ़ी कुछ कर गई, सुमित सिंह राणा है। क्या लगता है, और कुछ ज़्यादा ही हो जाना चाहिए था? नहीं, बिल्कुल निश्चित रूप से होना चाहिए। हमारे जैसे वीर जवान हैं, बोल रहे हैं, अच्छी बात है। 23 की जगह मैं तो कहता 1-1.5 घंटा भी हो जाता तो कोई दिक्कत नहीं थी, और होना चाहिए। 1-1.5 घंटा में क्या होता है, जैसे कि बताया कि आज आपने अपनी एज बताई 60 साल समथिंग हो गए और माफ़ी करते आए, तो ये बिल्कुल सही है। चैप्टर ख़त्म कर देना चाहिए माफ़ी वाला। और सीधी सीधी बात है, फिर जैसे यहाँ पे कहते हैं कि युद्ध कहाँ तक टाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, और तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए, और दोनों ओर लिखा हो भारत और सिक्का वहाँ उछाला जाए। तो मेरी इच्छा तो ये है कि सिक्का ऐसी जगह होना चाहिए कि दोनों ओर भारत लिखा होना चाहिए। पाकिस्तान को खिसका के आगे अंदर ले लेना। वो तो हमारा तो हमने डोनेट किया भाई, दिया है। ये आप लोग उसको हाईलाइट कर देते हो कि पीओ को लेना है कि नहीं लेना है, वो लेना है कि नहीं। ये तो हमारा था, हमने उनको दिया है। अगर आज मैं आप ये मेरा माइक मेरे को दे रहे हो तो मैं नहीं बोल सकता कि ये माइक मेरा है। आपकी ज़रूरत पड़ेगी मैं आपको वापस करूँगा, रिटर्न करूँगा। सिस्टमेटिक ढंग तो यही कहता है। लेकिन ठीक है, हमने तो, मैं अपनी पर्सनल क्यों बात करें, हमने तो राजे रजवाड़े अपने कितने किले सब दान में दे दिए, तो वो भी दे दिया। लेकिन समय आएगा अगर कोई इस प्रकार का कृत्य करेगा तो उससे जो है कि छीनने पर भी हम लोग को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, जब तक हमारे ऐसे वीर देश के जवान बैठे हुए हैं। ठीक है, ये तो वीर जवान तो लड़ते ही हैं। करणी सेना भारत काफ़ी एक्टिव रहती है देश के अंदर। बिल्कुल। वहाँ पे इस तरीके का कोई मैं नहीं देखा। हो सकता है आप इस चीज़ से नाराज़ भी हो जाएंगे। जी जी। करणी सेना की तरफ से कोई इस तरीके का बयानबाजी नहीं हुआ जो तलवारें लेके आप लोग आगरा यहाँ वहाँ पहुँच जाते हैं। कभी शायद नाराज मत होइएगा, क्योंकि एक बार बिल्कुल आप देखिए, यही सबसे बड़ी बात है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो भारत का लोकतंत्र है, हमारा संविधान हमारे इस भारत के अंदर ही आदमी को बोलने की वो देता है। बाकी आप कहीं बोल के दिखाइए, जीभ काट लेते हैं, शायद सबको मालूम होगा। लेकिन यहाँ इनकी बात को भी मैं क्लियर कर दूंगा, क्योंकि भारत के चौथे स्तंभ में मीडिया, मैं इनकी बड़ा सम्मान करता हूँ, बहुत सम्मानपूर्वक इनको दूंगा जवाब। आप ये बताइए, आप शायद देखते होंगे हमारे जो गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष जी हैं और करणी सेना भारत ने इसका बहुत जमकर विरोध प्रदर्शन किया। यहाँ तक शायद आपने सोशल मीडिया और वीडियो के माध्यम से देखा होगा, तो हमने तो उनके झंडे बनवा के उसके ऊपर पैर रखवा के, जो पूरी दुनिया पूरा समाज कर रहा था वो भी किया। अब वहाँ तो मैं नहीं पहुँच पाया। अगर माननीय प्रधानमंत्री जी अगर करणी सेना भारत के सिपाहियों को बोलेंगे कि आप आओ, तो मैंने बोला ना, हम तो तलवार के दम पे वहाँ भी चले जाएंगे। और राजपूतों का इतिहास रहा है, फ्रीडम, ये लड़ाई फाइट तो हमारे खून में है रग रग, और हमारे पूरा खानदान लड़ाई करता रहा और आज भी करेंगे। और जब तक इस शरीर में जान है तब तक क्षत्रिय लड़ते रहेंगे और लड़ते ही रहेंगे। और हमने तो सिर्फ देश और धर्म की रक्षा करी है। तो जहाँ देश पे बात आएगी, सबसे पहले कोई जाए ना जाए, ये सुमित प्रताप सिंह राणा सबसे पहले खड़े होने का काम दिखाएगा वहाँ पर। ये आज आपको इस मीडिया के माध्यम से मैं वचनबद्ध करता हूँ। ठीक है, विनय भाई कुछ सवाल कंटिन्यू करेंगे? जी, आपसे ही सवाल रहेगा मेरा वापस। बिल्कुल। समाज की तो बातें चलती रहेंगी। आगरा के लिए भी शायद ना बोला गया था, लेकिन वहाँ पर सरकार ने आमंत्रण नहीं किया, फिर भी हम आगरा पहुँचे ही थे 2-2 बार। बिल्कुल ठीक है। युद्ध जब चलता है और विराम के बीच में कहीं ना कहीं जब 2 देशों की बात होती है, पिता और पुत्र की बात होती है, आप मीडिया की बात करते तो मैं भी खुल के बात करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल। बाप जो है वो भारत है और बेटा कहीं ना कहीं पाकिस्तान है। जी, इस तरीके की बातें चलती है, लेकिन क्या बेटे को संस्कार बराबर नहीं देगा जिस तरीके से वो बदतमीजी करता है? दूसरी बात, जब युद्ध चलता है और युद्ध के बीच में कहीं ना कहीं उसका श्रेय ट्रंप ले जाते हैं, और ट्रंप का कहीं ना कहीं दबाव रहता है क्या भारत के ऊपर, जिस वजह से भारत को कहीं ना कहीं सीज फायर करना पड़ता है? देखिए ये सवाल थोड़ा सा और मैं क्लियर कर दूँ। भारत सरकार दबाव झेल गई है? कोई दबाव नहीं रहा। भारत कभी दबाव में रहा नहीं है और ना कभी रहेगा। और करणी सेना के होते तो कभी दबाव में होने नहीं देंगे, ये वचनबद्ध कर रहा हूँ। दूसरी चीज़, बात आई संस्कारों की, तो संस्कार बाप और बेटे का, ये बेटे का रिश्ता मत जोड़िए। इसको कह के कहीं ना कहीं बहुत ही शर्म का महसूस हमें हो रही है। कैसा बेटा, कौन सा बेटा भाई? हमने आपको बताया कि हमने वो ज़मीन उनको डोनेट कर दी है। मैं खुले शब्दों में कहता हूँ मीडिया के माध्यम से, वो डोनेट कर दी। वहाँ पे मैंने कुछ लोगों को रहा, अभी आपने अपना मकान लिया और उसको किराए पे दे दिया सपोज दैट, तो क्या वहाँ पे किराएदार से आप क्या संस्कार पूछेंगे क्या उसके? नहीं पूछेंगे भाई, वो तो रह रहा है, जिस दिन हम चाहेंगे उसको मिला लेंगे। और ये क्षमता भारत में आ गई है, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री, चाहे तो हम कई बार रहे हैं लेकिन ले तो नहीं पा रहे हैं। देखिए मेरे अकेले
अकेले आने से तो आप नहीं हो जैसे सकता बात कर ना। रहे हैं जी। कि भाई वो डोनेट किया हुआ हमने, हाँ। तो डोनेट की हुई चीज़ आप एक तो रिटर्न नहीं ले सकते। जी। लेने की कोशिश तो हम कई बार करते हैं। जी। जैसे कि अगर आप जनरल जेडी बख्शी जी को जानते हो, बिल्कुल। लगातार उनके आते रहते जी। कमेंट, और कहीं ना कहीं वो भी संतुष्ट नहीं है। जैसे कि अभी कई बार जो सवाल चल रहा था जी। कि सेना का जो पराक्रम है पूरी दुनिया ने देखा, और जब जब सेना से बिदने की किसी ने भी कोशिश की हो, सरकार किसी भी की रही हो, सेना किसी सरकार की मोहताज नहीं होती। बिल्कुल। ठीक है, क्योंकि वो अपने बलबूते पर युद्ध लड़ते हैं और जी। देश को विजय दिलाते हैं। चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चीन हो, या फिर दूसरे देशों से भी लोग आ जाएं। तो कहीं ना कहीं सैनिक मेरे हिसाब से खुश नहीं है। जो वीडियोस आ रहे हैं लगातार कि शायद सेना को और समय देना चाहिए था, या सेना कुछ अच्छा कर रही थी, तो तुरंत आप सेना बॉर्डर पे खड़ी है तपती धूप में, रात में अपनी नींद खराब करके वो युद्ध कर रही है, और यहाँ आप एसी रूम में बैठकर निर्णय ले लेते हैं, किस हद तक सही है? निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत जायज़ है, और मैं तो आपके वीडियो के माध्यम से बोलूँगा, अगर ये वीडियो हमारे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री और माननीय मोदी जी तक पहुँचे तो बहुत अच्छी बात है। हो सकता है आपको फैक्स के जरिए या जैसे भी आप उनका PRO प्रतिनिधि जो भी आके वो जवाब देगा। हम लोग इसको नहीं डिसाइड कर सकते, ये ऊपर से लोग डिसाइड करते हैं। हमें तो बोला, लोग बोलते हैं, आप बोलिए ना, हमें आप छूट दे दीजिए करनी सेना को। आपको सर ने तो 23 मिनट किया, हम तो साला 10 ही मिनट में सब खत्म कर देंगे। उसके बाद मैं रहूं या ना रहूं। लेकिन देश की जनता आप तो 23 मिनट बहुत हो गए। मैं हो सकता है खुद उसमें जो जितने MiG-90 चल रहे हैं, हो सकता है लेके जाके गिराना ही तो है, टारगेट कर देंगे, खत्म बात। देश की जनता थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हुई है जो समझौता हो गया अपना सीज फायर का। जी। ट्रम्प आते हैं वहाँ से, वो अपने ट्विटर हैंडल से लिख देते हैं कि हमने मध्यस्थता कर दी, और भारत सरकार मान जाती है। बिल्कुल मैडम, अगर आपको जवाब देना है बिल्कुल दीजिए, लेकिन क्यों भारत को 2 दिन रुक के देना चाहिए था ना? क्यों उनको इस चीज़ का क्रेडिट देना चाहिए? अमेरिका को क्यों क्रेडिट देना चाहिए? देखिए, इसमें तो मैं ऊपर के जो लोग हैं, क्योंकि मैं कोई सरकार नहीं हूँ, नहीं, आप सरकार नहीं है, दूसरी चीज, आप इस चीज को बोलिए ना कि सरकार बिल्कुल ये बहुत गलत है, और ये भारत को ही श्रेय जाना चाहिए। हमने जैसे भी 23 मिनट चलाया, 50 मिनट चलाया, जो भी किया, ये हमारे वीर सैनिकों को और हमारे देश को क्रेडिट जाना चाहिए। इसमें कोई दूसरा व्यक्ति आके बीच में टांग लड़ा दे, तो हमारा तो शुरू से इतिहास रहा है, हम लोग ने कभी किसी को वो नहीं किया। हमने ठीक है, चलो भाई, बहती गंगा में तुम भी हाथ धो लो। ट्रम्प साहब आते हैं वहाँ से बोल देते हैं, हम ट्रम्प साहब पे तो रोज मीडिया में आ रहा है, नेशनल न्यूज़ों पे आ रहा है कि ट्रम्प अपनी 10-10 मिनट में अपना बयान बदल दे रहे। हो सकता है वो पागल आगल लोग हैं। अभी कल मैंने देखा, उसमें आ रहा था, श्वेता सिंह बोल रही थी, शायद आप लोगों ने भी देखा होगा कि ट्रम्प पागल लोग हैं, 2 मिनट में वहाँ कुछ स्टेटमेंट दे रहे हैं, कुछ वहाँ दे रहे हैं। तो होता है कई बार, विनाशकाली विपरीत बुद्धि। मैं अपने समझना चाहूँगा। जी, बिल्कुल। आके अमेरिकी राष्ट्रपति आके देखो, ये मुद्दे पे बोल के चले जाते हैं। अपना टारगेट, कश्मीर के मुद्दे पे बोलने वाले क्या फील करते हैं हमारे सैनिक? अपना टारगेट प्रधानमंत्री ने क्लियर किया था, जो पाकिस्तान पाल के रखे हैं आतंकवादी, उनको बर्बाद करना था, और वो उन्होंने कर दिया है। क्रेडिट कोई भी कंट्री ले नहीं सकता है, पूरे वर्ल्ड में इंडिया का नाम हुआ है, और जो टारगेट फिक्स किया था वो 23 मिनट में बर्बाद कर दिया है। दुनिया पॉलिटिक्स आगे जाके क्या खेलेगी वो मोदी जानता है, लेकिन ये क्रेडिट कोई भी कंट्री, ट्रम्प भी नहीं ले सकता है, कोई नहीं ले सकता है। और मेरे ख्याल से वर्ल्ड के मीडिया ने सब बता दिया है इंडियन आर्मी कितना पावरफुल है, और उनको पाकिस्तान को कैसा पानी पिलाया है। ठीक है मैडम, है कुछ बोलना चाह रही थी, जैसे हमने सरकारों पे बात की, आप थोड़ा सा एक्साइटेड हो गए। आपने प्रश्न किया कि वो मिशन बीच में छोड़ दिया या वो उसको देना नहीं, लेकिन क्रेडिट कोई और ले गया। भारत में मध्यस्थता का अगर करना है जो आंसर चल रहे थे उसमें मेरी थोड़ी बात अधूरी रह गई। जैसे सर ने बोला, तो जांबाज अपने सैनिक बोलते हैं कि हमें बहुत मौका देना चाहिए था, हम ये करते, या 23 मिनट की जगह 1 घंटा करते। तो इनकी शूरवीरता और इनके शौर्य का और जज्बे का भी प्रतीक है, तो इनको हम लोग सलाम करते हैं। लेकिन दूसरी बात क्या होती है, अभी हम लोग कहते हैं कि टाइम उनको और देना चाहिए। पहले इसी बात पर करूँगी, टाइम और देना चाहिए था। टाइम दिया या बीच में रोक दिया, तो बीच में रोक दिया तो पाकिस्तान के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं था। वो तो एक तरह नष्ट प्राय है, कुछ भी नहीं उसके पास। वो ले रहा है तो पड़ोसियों से पैसे लेके, अमेरिका से और चीन से, वो वहाँ पे भारत से आतंकवाद फैलाने की करी। और भारत आज विश्व की बहुत मतलब चौथी, एक तरह से देखें तो तीसरी शक्ति है, और आर्थिक रूप से 5वीं शक्ति है। तो उसके तोड़ने के लिए चीन का उधर से प्रेशर, और या उसको पैसे दे रहा है, और इधर से अमेरिका का, वो चाह रहे हैं कि भारत युद्ध में उलझा रहे। और ये अपने एक दिन का आप सोचे तो कम से कम 10,000 करोड़ रुपए, यदि 7 दिन युद्ध चलता तो 10,000 करोड़ रुपए रोज़ के लगते हैं। तो हमारी अर्थव्यवस्था की वापस जो ऊपर उठ रहा था वो एकदम नीचे चला जाता। तो सबसे बड़ा मोदी जी का निर्णय था कि हमें यदि
युद्ध भारत ने कभी मना नहीं किया। युद्ध हमारे गीता में भी कहा है कि कृष्ण जी ने कहा कि जितना ज़रूरत हो उन्होंने समझाया, कौरवों को नहीं समझे तो उन्होंने युद्ध किया। लेकिन उनको लगा कि मेरा काम आतंकवादियों को नष्ट करना था, तो उन्होंने 23 मिनट में सल्टा दिया। जन सामान्य को उन्होंने एक तरह से कष्ट नहीं दिया, वो भी भारत की मानवता के लिए या अपने धर्म युद्ध जो भारत की पहचान रही है सदियों से या कितनी संस्कृतियों से भी, है ना, तो उससे उन्होंने उससे अपनी लाइन से नहीं टिकाई, क्योंकि सनातन धर्म की सबसे बड़ी पहचान है मानवता और अपने धर्म पे रहना। धर्म मतलब खुद को समझते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना। तो उसमें भारत ने इस सरकार ने उच्च आदर्श स्थापित किए हैं। तो हमें सरकार से बहुत ज़्यादा संतुष्ट होना चाहिए कि हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ है। लेकिन इस चीज़ का खंडन भी तो करना चाहिए, जो आके ट्रंप क्रेडिट ले रहे हैं कि हमने मध्यस्थता कराई है। सरकार को खंडन करना चाहिए। भी मैं आती हूँ, खंडन करना चाहिए। उसको पता है कि जैसे अभी हर जगह ट्रंप की आलोचना हो रही है, कोई उनको आप उन पे जो मीम्स बन रहे हैं वो भी देख रहे हैं, तो किस तरह उन्होंने खुद की एक हास्य स्थिति में खड़ा कर दिया है। तो हम लोग कोई बुराई कर रहा है या बाहर आपको कोई गली में गाली दे रहा है, तो किसी अच्छे व्यक्ति की या किसी महात्मा की डिग्निटी कम नहीं हो जाएगी, उसको सफाई देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि लोग खुद जानते हैं वो कैसा है। और पाकिस्तान इतना कमज़ोर, इतना गरीब कि एक फटे वजह से उसके एक कपड़े में 50 छेद हो, तो आप 100 कर दो, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन हमारे पास एकदम नया कपड़ा है, सिल्क है, उसको हमें उसमें दाग नहीं लगने देना है। तो हमारी धर्म, शौर्य, संस्कृति, उसके पहचान के लिए जो मोदी जी ने निर्णय लिया, उसको जनता को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि हम लोग मोदी फ़ैन एक तरह से, क्योंकि जिन्होंने जो 370 हटाने का जज्बा दिखाया, वो विश्व में कुछ भी कर सकते हैं। तो लेकिन हम लोग उनसे आशा इतनी लगा बैठे कि हर व्यक्ति सोचने लगा, अरे मोदी जी ने गलत किया, अरे मोदी जी पीछे क्यों हट गए, एक तरह, क्योंकि हम लोग इतने एंथुजियास्टिक हो चुके थे उस समय कि मैं आज पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा, पीओके हमारा आ जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा हमें धैर्य रखना चाहिए। और ये कूटनीति है कि हमें पीछे नहीं जाना, हमें आगे बढ़ना है। इसलिए जो 23 मिनट में हो सकता है वो बहुत कुछ कर दिया, उसकी हमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं थी। जी, आपकी बात सही है। विनोद सर से मेरा एक सवाल रहेगा, कहीं ना कहीं जो काम करता है लोगों को उम्मीद भी उसी से होती है, लेकिन देश के पहले जो भारत देश युद्ध पाकिस्तान से कर रहा है, तो उसकी सरकार से पहले कोई विदेशी सरकार वहाँ के, भले ही यहाँ पर कोई ना माने उन चीज़ों को और कहीं ना कहीं उस पर किसी प्रकार की सफाई देने की भी बात हो सकती है, लेकिन हम अगर युद्ध लड़ रहे हैं, हमारे घर पे कोई झगड़ा हुआ है, तो कोई बाहर का व्यक्ति हमारे घर पे बोल दे कि भाई हमने मध्यस्थता करवा दी, समझौता हो गया, तो कहीं ना कहीं ये एक शर्मिंदगी भी बात है कि हमारे देश के सरकार से पहले किसी दूसरे देश की विदेशी सरकार ट्वीट पहले कर दे रही है। मतलब हमें खुद को नहीं पता और वो ट्विटर पे वो चीज़ें चालू हो जाती है, उसके बाद उस चीज़ के ऊपर बात भी नहीं होती है, या हमारे देश की सरकार अभी तक उसके ऊपर नहीं बोली है। किस हद तक आप संतुष्ट हैं इस बात से? इसके लिए जितने भी हमारे राजनेता हैं, सारे आदमी का निगाह उन्हीं के ऊपर है, और वो बार बार भी हर एक मीडिया के अंदर भी आ रहा है। अब किस व्यू से उन्होंने बोले हैं, नहीं बोले हैं, वो उनकी सोच है। लेकिन फ़िलहाल जहाँ तक मेरी अपनी सोच है कि अभी हमारी सरकार भी बहुत सशक्त है, फोर्स भी बहुत सशक्त है, और ये दूसरे कंट्री वाले कुछ भी बोलने से उनका नहीं होने वाला है। अभी भी ये जितने बड़े सिंदूर का जो भी अभी ऑपरेशन हुआ है, 76 कंट्री के अंदर में हमारी नाम सबसे ऊंचा हुआ है। 2 जगह छोड़ करके, एक पाकिस्तान और एक और जो मुस्लिम कंट्री है उसको छोड़ करके, जिसको कि हमने अभी सब कुछ बंद करवा दिए। तो बड़े बड़े आदमी जितने हैं, सारे हमारे राजनेता सब सारे बैठे हुए देश के लिए सोचते हैं। एक मेरे लिए सोचने से उनको नहीं है, उनको 146 करोड़ आदमी को देखना है और उनको देख करके चलना है। हम सिर्फ यहाँ सोचते रहेंगे, उससे नहीं होगा, उनको सबको सोच करके चलना है। तुर्की के बारे में देश और सैनिक क्या सोचते हैं? तुर्की जिस तरीके से एक तरफा पाकिस्तान के साथ खड़ा है, तो अपने देश का माहौल किस तरीके का होना चाहिए तुर्की के लिए? देखिए, ये जितने भी हैं इनके तो इतिहास ही गवाह है, आज से नहीं शुरू से ही। कभी भी आपके सामने में कुछ बोलेंगे और करेंगे कुछ, जिसका जीता जागता एग्जाम्पल आप लोग देखते होंगे। अभी बांग्लादेश का देखे क्या कंडीशन, जिसके लिए हमने कितना किया, और आज उनका क्या कंडीशन हो गया है, तो क्या कर सकते हैं। एक सवाल किरण सर से रहेगा आखिरी।
जिस तरीके से सीज़ फायर की घोषणा हुई उसके बाद शांति हो गई, लेकिन तुरंत 4 से 5 घंटे के बाद उससे पहले इस बात पे भी चर्चा होती है कि अगर पाकिस्तान दोबारा इस तरीके की घटिया हरकत करता है तो कहीं ना कहीं उसका नामो निशान ख़त्म हो जाएगा। लेकिन उसके तुरंत 4-5 घंटे बाद उस तरीके की वापस जो वो घटना है अपनी, जिस गलती से वो कभी बाज नहीं आता है, वापस से वो फायरिंग करता है, उसके बावजूद भी हमारे देश की तरफ से उसको वो जवाब नहीं दिया जाता। इस बारे में क्या कहना चाहिए? तो अभी सीज़ फायर का सीज़ फायर जब ये घोषणा हुई उसके बाद तुरंत देखा गया कि फायर किया था, बॉर्डर के साइड से फायर किया गया, ड्रोन भेजे थे तुर्की वाले। हाँ, तुर्की वाले वो सारे। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं, अपनी एयर डिफेंस इतनी पक्की है ना, वो 1000 भी, क्योंकि एक मिसाइल जो है ना 10-10, 15-15 ड्रोन को गिराने वाली है। S-400 जो है इतनी ताकतवर है रशियन कि उसकी एक मिसाइल से 10-15 बहुत हो गए ना। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं। अभी सीज़ फायर बंद नहीं हुआ है, चालू है अपना, और ऑपरेशन चल रहा है सर। सीज़ फायर का किसने बोला? ये तो बीच में किसी ने पुंगी बजा दिया, बीच में किसी ने पुंगी बजा दिया मेरे जैसे ने कि भाई सीज़ फायर हो गया, फिर मैंने इनको बता दिया, इन्होंने इनको बता दिया, इन्होंने पूरी दुनिया को बता दिया। सही है ना? मैं तो यही सोच रहा हूँ, सीज़ फायर उसने जल्दी कैसे क्या बोल दिया? तो किसी ने बीच में कहीं तीली लगा दी बराबर की घिस के कि भाई ऐसा करो ना ऐसा कर दो। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, आप लोग आए हमारे इस पैनल में और हमारे इस चर्चा का हिस्सा बने। एक बार बहुत बहुत शुक्रिया। अगर यहाँ पे जनता अगर सुन रही है, कुछ हमारे सैनिक हैं यहाँ पे, अगर आप लोग को सवाल करना है तो किसी के पास? ठीक है, चलिए, जनता से कोई सवाल नहीं है। और सवाल तो काफ़ी रहता है, थोड़ी से देश की जनता थोड़ी मासूम है, ये ज़्यादा करके सोशल मीडिया पे रील स्क्रॉल करने में ज़्यादा विश्वास करते हैं, लेकिन जो हमारे सैनिकों का शौर्य है वो हमें देखने की ज़रूरत है और दिखाने की ज़रूरत थी। आज हमने हमारे सैनिकों को बुलाया, करणी सेना भारत से और हमारे महिला मंडल से आए, तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस तरह का लगातार कार्यक्रम हमारे चैनल के माध्यम से किया जाएगा। आप हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमारे सैनिकों का जो भावनाएं हैं वो आपने तो देखा, लेकिन दूसरे को भी दिखाने की कोशिश कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए हमारे सैनिकों के भावनाओं को, और आगे भी हम इस तरह का कार्यक्रम करते रहेंगे। मैं था मनोज चौहान और हमारे साथी विनय सर। अपने दर्शकों को बता दूं कि इसी तरीके का एक जो अपना कार्यक्रम है, शो है, वो दमन पे रहेगा। जो अभी प्रेजेंट में सैनिक जो जॉब कर रहे हैं, अभी प्रेजेंट में जो महिलाएं हैं और जेंट्स भी हैं, उन लोगों से चर्चा होगी। दिन शनिवार ही रहेगा, समय शायद इवनिंग का रहेगा, तो आप सभी को वो समय बता दिया जाएगा। और जिस तरीके से बताया, और पूरी दुनिया जानती है कि सैनिकों के ऊपर कभी कोई चर्चा नहीं कर सकता। उनकी जो वीर गाथा है ना, वो बताई जा सकती है ना सुनाई जा सकती है। हम दूर से खाली उनको महसूस कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं चर्चा का विषय वापस वही बना रहेगा कि सैनिकों के हाथ कहीं ना कहीं पूरी तरीके से खुली छूट देने में कहीं ना कहीं थोड़ी सी समझौता किया गया है। इस तरीके की खबरें, इस तरीके का माहौल देश के अंदर बनता रहेगा, और आप सतर्क रहें, समाज से जुड़े रहें, सैनिकों का सम्मान करें। देश विदेश की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए सालासर न्यूज़। जय हिंद, जय भारत।